नमस्कार आप सबका। खान सर परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड के मंच पे इनका हम सब स्वागत करते हैं। हम सबको याद है कि जब देश कोविड के दौर से गुजर रहा था, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई थी, तो खान सर ने पूरे देश भर के युवाओं को बहुत कम कॉस्ट पे कुछ 100 रुपये में शिक्षा मुहैया कराई और बच्चों का जो हौसला था उसको टूटने नहीं दिया। खान सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। आज आपको कैसा महसूस होता है कि जब कोविड के दौर में एक छोटा सा प्रयास आपने शुरू किया था और देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में हम कह सकते हैं कि आप लोगों के दिलों में बस गए? देखिए, जो ऊंचाई पर लिफ्ट से पहुंचा होता है ना अचानक से, तो ऊंचाई पे पहुंचने के बाद उसको बड़ा अच्छा लगता है, बाप रे कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जो सीढ़ियों से गया रहता है ना, वहां जाके थक के थोड़ा सा थका हुआ रहता है, तो उसको लगता है कि कितना मेहनत है इसमें जाने में। तो उससे पूछिएगा कि कैसा लग रहा है, जो 20 तल्ला सीढ़ी पे चढ़ के आया है तो कुछ बता ही नहीं पाएगा। ये उससे पूछा जाता है जो लिफ्ट से आया। हम लोग तो सीढ़ी से आए हैं। सीढ़ी से आए तो ये जिस बैकग्राउंड से आए हैं, किसी लोग कहते हैं कि सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, बहुत ही साधारण घर से उठे, मेहनत किया और मेहनत करके इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। आप जिस स्तर पे लोगों को पढ़ा रहे हैं, एक किफायती शिक्षा जो कहते हैं, जब हम बाहर में देख रहे हैं कि बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए हैं जो लाखों रुपया चार्ज करते हैं, वहीं आप कुछ 100 रुपये चार्ज करते हैं, तो एक कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, रीचिंग टू द पीपल दोज हु कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन, और उतना भारी फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया था खान सर? ये तो शुरू से ही हम लोग जब पढ़ाते थे तभी से। आज लॉकडाउन में जब हर जगह स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, हम लोग के लिए भी नया था, तो हमको उस समय जो बैच दिए थे वो 11 रुपए का बैच था। और आज जब बच्चे उस बैच से पढ़ के आते हैं तो कहते हैं कि सर याद है, अभी कुछ दिन पहले एक मिले थे हमको पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी, तो कहे सर याद है हमको, हम वो 11 रुपए वाले बैच के हैं। तो अलग अलग बच्चे जो पुराने हैं, तब तो जो नए बच्चे हैं वो सब, तो ये कोशिश रहती है। और एजुकेशन में जब एक दौर था, बच्चों को पैसा नहीं एक मार्केट समझा जाता था, तो अभी बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी अरबों खरबों की, अभी तो सब बैठ गई, सब दिवालिया हो गई वहां पर। क्योंकि एजुकेशन हमारे यहाँ जो गुरु और छात्र का जो रिश्ता है वो एक बड़ा अनमोल रिश्ता है। यहाँ पर फीस नहीं, गुरु दक्षिणा का प्रचलन है। तो गुरु दक्षिणा टाइप का रहना चाहिए। 1 लाख कहिया का दक्षिणा हो गया, बताइए आप। यहाँ गुरु दक्षिणा तो नॉर्मल होता है जिससे कि एक संस्था चल सके। तो हम लोगों ने भी यही किया। जो यूपीएससी की फीस होती थी 2-2.5 लाख रुपए, उसको ले आके 7-8 हजार कर दिए। जो पीसीएस की फीस होती थी, पीसीएस होता है, यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो गया, ये जेपीएससी, इसकी फीस 70-80 हजार रुपए लिए जाते थे, उसका हम लोग ने 4.5 हजार कर दिया। वैसे ही करके जो बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, वहां पे नॉर्मल जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, वो 200 से लेके 400 में कर दिया, और सारे बच्चों ने कर दिया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी इंडिया में अब जिनकी 2-2 लाख फीस थी, अब वो ऑफर निकालते हैं, दिवाली ऑफर 1.5 लाख डिस्काउंट। तो वहां से तो यहाँ लेके आ गए हैं। तो कोशिश यही है कि अपनी भारत की जो संस्कृति रही है, जो गुरु का धर्म होता है अपने छात्रों के प्रति, उसे निभाना है। और जो बड़ी बड़ी कंपनी लोग ये शिक्षा के नाम पर व्यापार बनाए हैं, इन सब लोग को नीचे ले आना है। आप बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक चीज बताऊं कि आज से 5-6 साल पहले खान सर के बारे में मैं सुना था, जब मैं हैदराबाद में था। एक सीनियर ने मुझे बताया कि ये पटना से खान सर कौन है जो बड़ा अच्छा वीडियो बनाते हैं, इतने सरल तरीके से चीजों को समझाते हैं। कोई भी साइंस का भी कोई सब्जेक्ट हो, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हो या डिफेंस का कोई मैटर हो, तो ये सिंप्लीफाई करने का और लोगों तक पहुंचने का ये कैसे है कि मतलब साइंस जैसे एक जो क्लिष्ट विषय है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, उसको सरल तरीके से कैसे आपने, ये पहली बार दिमाग में आपके आया था? हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे तो कुछ बच्चे थे जो बड़ा अच्छा नंबर लाते थे, और हम लोग का नंबर ही नहीं उठता था, तो हम लोग को लगता था हम ही लोग में कोई डिफॉल्ट है। और वो सब बड़ा बढ़िया था, सब पढ़ने में फटाफट बताता था। हम लोग को टीचरों के पास जाने में डर लगता था, तो कुछ दोस्तों से डाउट रहता था तो पूछ लेते थे, वो बड़ा अच्छा से बता देते थे। और कभी कभी ऐसा फील होता है टीचर से अच्छा तो यही बता रहे हैं।
तो टीचर का काम जो होता है वो नॉलेज देखने आपके लिए थोड़ी आया है। जितना नॉलेज आपके पास उससे ज्यादा 10 ठो किताब खरीद लेगा तब तो गूगल के पास ही, टीचर के पास क्यों आया है? टीचर के पास आया है सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे भोजन बन जाता है तो भोजन समझिए कि एक शिक्षा है और शिक्षक का काम है उसको कैसे परोस रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जो इतनी भयंकर भयंकर भाषा बोलते हैं कि ऊपर से चला जाता है। तो जब भोजन करेंगे तो हम चम्मच से खाएंगे, छोटा साइज होता है, कलछुल से नहीं ना खा सकते हैं। तो विद्यार्थियों को वही कलछुले से घोटाया जाता है कि बाबू तुम ऐसा भयंकर भयंकर भाषा बोलो, क्या जरूरत है? हम शिक्षक लोग कहते हैं विद्यार्थियों से कि अपना लेवल थोड़ा उठाओ। कितना टफ चीज है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। क्यों ना टीचर से कहा जाता है कि आप उसी को थोड़ा डाउन करके सिंप्लीफाई करके समझाइए ना, आराम से समझ जाएगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कभी भी पढ़ लेते हैं। मेन तो है जो 80% स्टूडेंट है जिनका बैकग्राउंड कमजोर है, जो थोड़े से लापरवाही कर देते हैं, उनको लेकर जाना होता है। तो कोशिश यही रहती है कि सिंपल से सिंपल किया जाए। उसके लिए क्या होता है कि पहले वर्क करना पड़ता है, उसके लिए एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ते हैं, कैसे समझेगा बच्चा, इसलिए थोड़ा सा पीछे वर्क करना होता है, तब जाके समझ में आता है। हम लोग तो फिल्म देखने जाते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म देख लेते हैं और कहते हैं बड़ा बढ़िया फिल्म था। कभी उसके डायरेक्टर से पूछिएगा, 2 साल से मेहनत कर रहा होगा उस फिल्म के लिए। अब देखिए एक समय वो भी था कि बिहार में टीचर्स की बहुत कमी थी, स्कूल्स के बिल्डिंग भी बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन पिछले 5-7 सालों में देखें तो स्कूल्स बन गए, जो प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल थे वो उत्क्रमित होके वो आगे के क्लास तक गांव में भी उपलब्ध हो गया। तो अब जो आपके पास छात्र आ रहे हैं खान सर गांव में, तो उसमें क्या आप लैक करते हैं और उसको किस तरह से उसको फुलफिल करते हैं? स्कूलिंग के सेक्टर में आज भी हम लोग को बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। आज आप देखिएगा, किसी को कहिएगा 2 बजे आने के लिए तो अमूमन वो 2:30 बजे पहुंचेगा, क्योंकि उसको आदत ही स्कूल से लगा है कि कभी लेट से गया तो कोई उसको ध्यान नहीं दिया, कोई होमवर्क दिए तो काम नहीं किया। तो उसको ना बचपन से जो नर्सरी में एडमिशन लिया और स्कूल तक जो 15-16 साल तक रहा, उसके दिमाग में एक बैठा है कि आज हम होमवर्क नहीं भी करेंगे तो चलेगा, 10 बजे जाने का जगह 10:15 में भी जाएंगे तो एंट्री मिल जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ा जो एटिकेट बेस्ड चीज है उसे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, किताबी नॉलेज जो है उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत है। तो जो स्कूलिंग चीज है वो ऐसा हो गया है कि एक दिमाग में लोगों को बैठ चुका है कि आप ग्रेजुएशन करके क्या ही कर लीजिएगा। और खास करके आप इधर देखिए बिहार सेक्टर में एरिया में तो ग्रेजुएशन करना बड़ा सिंपल हो गया है कि आप पढ़िएगा तो भी 60-70% लाइएगा और नकल कीजिएगा तो भी 60-70% लाइएगा। इससे सबसे बड़ा निगेटिव क्या हो गया, जिसके पास सर्टिफिकेट, अब सामने वाले को पता ही नहीं कि भैया तुमने नकल करके लाए हो कि ईमानदारी से लाए हो। तो यही हो जाता है कि अब बच्चा आ तो रहा है ग्रेजुएट करके, बट वो ग्रेजुएशन ईमानदारी से पढ़ा है कि नकल करके पढ़ लिया है। तो इससे हम लोग को समस्या होने लगता है। अगर नकल करके पढ़ा है तो इंटरमीडिएट लेवल का सर्टिफिकेट रख लिया ग्रेजुएशन का। तो वो होता क्या है कि अगर आप किसी सिपाही को कहिएगा डीआईजी साहब, तब तो हो गया, अब बैलेंस ही बिगड़ जाएगा वहां पे। तो ये जरूरी है कि जो स्टैंडर्ड है, अगर वो कोई बच्चा ग्रेजुएशन पास कर रहा है तो ये मेक श्योर किया जाए कि वो ग्रेजुएशन लाइक नॉलेज इकट्ठा किया है या नहीं किया है। तब अगर कोई आता है तो दिक्कत नहीं होता है। अभी शिक्षा में क्या नया कर रहे हैं? अभी तो देख रहे हैं कि आपका प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा है कोविड के दौर से। अभी देखें तो मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हुआ है। अभी नया क्या इसमें शिक्षा में करना है? शिक्षा सेक्टर में बस यही है कि देखिए, एजुकेशन में बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। एजुकेशन कभी भी फीचर के दम पे नहीं चल सकता है, एजुकेशन चलता है टीचर के दम पर। तो ये सारा काम करना जरूरत है। आप देखिएगा, जब हम लोग के यहाँ गुरुकुल हुआ करता था, पेड़ के नीचे बैठ के इतने बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए गए हैं जिसको आज में हमारी आपकी क्षमता नहीं है उसमें एक कमियां तक निकाल सके। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के लिखे गए हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग को जरूरत है कि वो वाली शिक्षा व्यवस्था देने की जो ईमानदारी से दी जा सकती है। हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या 3-4 मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो एक एफोर्डेबल हो, ये कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है। किसी के पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, वो भी अफोर्ड कर सकता है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कमजोर से कमजोर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। जो पढ़ा रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आउट ऑफ द फ्रेम चले गए, एग्जाम में क्या पूछ रहा है ये, और वो एग्जाम या जहां उसकी जरूरत है वो प्रॉपर आना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर ये चारों चीजें मैच हो जाती है तो बच्चों का मोटिवेशन बना रहता है। अब हम उसे क्लास में पूरा पढ़ाएं और एग्जाम में गया, एग्जाम में नहीं आया, एग्जाम में जब नहीं आता है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। और इसके बाद जो गवर्नमेंट का काम है वो लूप होल्स खत्म करे। पता चला कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी भी संस्था को दे दिया जाता है। अभी एक एसएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें जो जिस सेंटर अलॉट किया गया है वो गाय के तबेला में एग्जाम ले रहा है। बताइए।
तो बताइए बच्चे का मोटिवेशन कहाँ मतलब जाएगा? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सिस्टम तो सिस्टम हर में जगह problem। दोनों में, एक फ्रंट एंड में और एक बैक एंड में है। तो जो एजेंसीज हैं उसे भी थोड़ा सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि लीक की कितनी चर्चा होती रही और छात्र बिल्कुल सड़कों पर रहे। खैर, शिक्षा पे थोड़ी सी बात हुई है। थोड़ा एक नया इन्होंने एक तजुर्बा किया है बिहार में और काफी अच्छी ये पहल कर रहे हैं। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि बिहार जितना बड़ा राज्य है और जगह जगह पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो पहुंच नहीं पा रही है, तो सेहत के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके लिए भी इनको धन्यवाद देना चाहिए खान सर को। और रीच आउट कर रहे हैं कॉमन पीपल तक जो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, जैसे इन्होंने शिक्षा में की थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि नई पहल क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए आप खान सर। देखिए मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो, उसको आप देखिएगा तो हमारे इंडिया का जो मरीज होता है वो जब डॉक्टर के पास पहुंचता है ऑलरेडी अपनी चीजें कंट्रोल से बाहर खो चुका रहता है, एक लेवल से ज्यादा अपने आप को खराब कर चुका है यहाँ पे। तो अब जैसे एक सिंपल सी बात बता, किसी को कैंसर है तो शुरुआत में उसको पथरी समझ के इलाज करा चुका होता है 3-4 जगह पे, जब तक वो स्टेज 2 से स्टेज 1 से स्टेज 2 जा चुका है। तो हम लोग का यही प्रयास है कि जो गरीब से गरीब इंसान है वहां तक कैसे पहुंचे। तो अभी हम लोग ने हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लड बैंक की सुविधा किया है ताकि किसी को भी ब्लड की दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है और आते आते रास्ते में उसकी ब्लड लॉस से मर जाता है, जबकि वो बेचारा बच सकता था। और इंडिया में एक इंसान जो कमाने वाला होता है वो अकेला कमाने वाला होता है पूरे परिवार में। हमारे यहाँ अगर कोई परिवार का कमाने वाला इंसान अगर डेथ कर गया तो 13 ही जब तक नहीं हुआ है ना तब तक सब रिश्तेदार करेगा, अरे हम हैं ना, कुछ होने नहीं देंगे, हम तुम्हारे ये हैं। 13 ही बाद पहचानने से भूल जाता है, फिर सोचेगा इसका कैसे जमीन हड़प लिया जाए। तो जरूरी है उसे बचाना। तो हर जगह पे अगर ब्लड बैंक रहेगा, इनकेस एम्बुलेंस लेके कोई आ रही है, उसे लग गया यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो रास्ते में हमारा हर जगह उसे ब्लड बैंक मिलेगा, वहां से उसे 1 यूनिट ब्लड दे देगा सो दैट कि वो आ सके। वैसे ही डायग्नोसिस सेंटर है। अब जैसे कोई मजदूर है, वो ईटा उठा रहा है इतना भारी, उस पर कितना लोड पड़ रहा है, तो उसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रहा है, कहीं ब्लॉकेज है, क्या है, अगर वो ईसीजी करा के देखना चाहता है, सिंपल सी ईसीजी, तो उसको हम लोग ने 25 रुपए में ईसीजी करने को बोल दिया। तो 25 रुपए में ईसीजी करा लेगा। उसको अगर शुरुआत में ही कोई प्रॉब्लम है वहीं सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जांच करना होता है ब्लड के लिए, यहाँ पर कितने का कोलेस्ट्रॉल जांच, 5 रुपया लेके आदमी कोलेस्ट्रॉल जांच कर सकता है। हमारे यहाँ तो इतना ही कर देंगे उसको। मशीन जो मशीन मंगवा रहे हैं, पोर्टेबल मशीन है, गांव तक पहुंचना आसान है? नहीं, सारी मशीनें हमारी या तो यूएस की मशीन है, या तो जर्मनी की है, या तो वो जापान की है। एक मशीन कल हम लोग के यहाँ आई है बेल्जियम से। अब वो मशीनरी जितनी ज्यादा है जिसका कोई हद नहीं, लेकिन मशीनरी से एक पेशेंट को क्या मतलब होता है, उसको बस टू द पॉइंट चाहिए, उसके पीछे चीजों से मतलब नहीं होता। जैसे एक माँ बच्चे का ख्याल कैसे रखती है, उस बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि माँ उसके लिए कितनी तपस्या की है, कैसे वो स्कूल से आएगा बैग फेंकेगा, उसको चाहिए कि मम्मी हमको खाना चाहिए, लेकिन माँ उसके लिए कितना पहले से मेहनत कर रही होती है। तो ये एक, जब तक एक इंसान की, मानव की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक मानव दूसरे की तकलीफ से अगर अपनी तकलीफ समझे, उसके अंदर करुणा हो, तभी तो मानव है। अदरवाइज में तो जानवर मानव में फर्क क्या रहेगा। इसमें जो डायग्नोज करेंगे कौन कौन से ऐसे रोग हैं, मुझे लगता है कि जो लोग भी न्यूज 18 देख रहे होंगे वो जानना चाहेंगे कि इसमें 2-4 कौन सी ऐसी बीमारियां जिसको अर्ली स्टेज पे हम डायग्नोज कर सकते हैं। थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को, सो दैट उनको थोड़ा फायदा हो। देखिए हमारा उद्देश्य मेडिकल सेक्टर में बस इतना है कि आज इंडिया का पेशेंट कोई भी चीज को, जैसे उसे टाइफाइड ही है ना, तो तब तक जब तक वो पूरी अपने आप को टाइफाइड बॉडी के अंदर मजबूत नहीं कर लिया, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। यही चीज कैंसर के साथ हो रहा है। तो मेरा बस ये है कि डायग्नोस उसको अर्ली स्टेज में हो जाए, ताकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। एक इंसान किडनी फेल कर लेता है, फिर वो डायलिसिस पे आएगा, उससे पहले उसने क्यों नहीं यूरिक एसिड जांच कराया, क्रेटिनिन क्यों नहीं जांच किया। अब एक क्रेटिनिन है, क्रेटिनिन से पता चल जाता है, यूरिक एसिड से पता चल जाता है, पोटेशियम से पता चल जाता है, भैया आपकी किडनी गड़बड़ हो रही है। वो कितना में 18 रुपए में क्रेटिनिन जांच कर सकता है। अब अगर किसी को प्रॉब्लम है वो आके हमारे यहाँ जांच करा सकता है 18 रुपए में, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा। तो हम लोग का पहला एक स्टेज है कि शुरुआत में उस चीज को रोका जाए। जैसे महिलाओं में आप देखिए ब्रेस्ट कैंसर, तो ऐसा नहीं है कि ये आज से है, पहले से, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि उसका प्रोटोकॉल लोगों को नहीं पता है। अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है तो स्टेज 1 में ना उसको तो दिखता नहीं है, तब तक वो कहीं लोकल दिखाएगी और भी जांच उतना नहीं करा पाएगी यहाँ पर। अब जब वो बढ़ने लगेगा तब जाएगी उसकी बायोप्सी जांच कराने। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर उसका बायोप्सी जांच हुआ तो डॉक्टर या पैथोलॉजी उसे बता देगा कि हाँ आपको कैंसर है। अब उतना बता के छोड़ दिया।
अब वो जाएगी किस हॉस्पिटल में दिखाना है, इसको प्लानिंग करने में 1 महीना उसको लग जाएगा, 15-20 दिन, बड़ा महंगा है यहाँ पे। इस दौरान अगर वो हॉस्पिटल पहुंच भी गई, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची या कहीं पहुंची, अब वहां उसको बताया जाएगा कि भैया आपको एक और टेस्ट कराना है, ER, PR, HER2, अगर HER2 कॉमन हो गया तो फिर फिश टेस्ट कराना है, फिर BRCA1, BRCA2 टेस्ट कराना है। तो जो 1 महीना वो घर पे थी अपनी तैयारी में, ये 1 महीना फिर उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जांच कराने के लिए। तो जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हाँ, अगर जैसे आपका डिटेक्ट हुआ तब तक तुरंत हार्मोन से लेके A to Z चीजें चेकअप हो जाना चाहिए। तो महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए नॉर्मल सी बड़ा अच्छी मशीन आती है, मेमोग्राफ मशीन, मेमोग्राफ। तो वो अगर हम लोग उसको इजिली अवेलेबल करा देते हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हम लोग उसे अर्ली स्टेज में रोक सकते हैं। तो यही हम लोग का उद्देश्य है। अभी हम लोग ने लगभग 200 डायलिसिस मशीन ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे कि कोई जिसका किडनी फेल है वो आराम से अपना इलाज करा सकता है। और अच्छे उसका कॉस्ट क्या रहता है? एकदम हमारा जितना लगेगा बस उतना ही, एकदम मिनिमम। हम हमारे यहाँ पढ़ने का कॉस्ट कितना लगता है, कोई गरीब इंसान भी नहीं कह सकता है कि हम खान सर के आ गए पैसे की वजह से लौट जाएंगे। वैसे हॉस्पिटल का भी वही रहेगा। तो जो भी अभी हमारा एक स्टूडेंट था, वो बांका का रहने वाला, तो वो हमसे आके बोला कि सर मेरे भैया को कहीं पे इलाज करा रहे थे, दवा की वजह से कुछ गड़बड़ हुआ, किडनी फेल हो गया। तो वहां अगर वो डायलिसिस कराता है तो उसका 4-5 हजार रुपया लगता है, हर 2 दिन पे डायलिसिस होती है। तो मंथली उसका 50-55 हजार खर्च हो जाता है। तो कह रहा है कि सर आप डायलिसिस पटना में कहाँ रखे हैं, हम अपने भैया को बोलेंगे कि यहीं आके करा लो। तो हम उसको समझाएं कि भाई तुम अपने भैया को बोलोगे बांका से यहाँ आके डायलिसिस कराएंगे, फिर अगले दिन जाएंगे, फिर अगले दिन आना पड़ेगा। कहा कि नहीं ना सर, अगर आप कराएंगे ना तो हम पटना में ही कोई छोटा सा रूम ले लेंगे, अच्छा, और यहीं से डायलिसिस कराते रहेंगे आप। सोचिए उस इंसान को तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि हम बांका में ही अपना 5 मशीन भेज देते हैं, वहीं करा लेना और दिन में काम करा लेना। और हमने डॉक्टर लोगों से बात किया, एक डायलिसिस का प्रोसेस होता है जिसमें इंसान सोया रहता है तो भी डायलिसिस हो सकता है। तो एक गरीब इंसान है, अब वो दिन भर डायलिसिस पे तो डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। तो उसको हम लोगों ने कहा कि आप दिन में कोई काम कर लेना, आप जो भी बिजनेस करते हैं या जो काम करते हैं, रात में आप हमारे यहाँ आ जाना, सो जाइएगा आराम से, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था रहेंगी। सुबह उठ के आपका निडिल निकाल दिया जाएगा, फैसुला के बाद आप अपना काम पे चले जाइएगा। तो आप काम भी कर लेंगे, हमारे यहाँ डायलिसिस भी कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जितना समाज ने हमें जो दिया है वो समाज को लौटा के जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है यहाँ से। खान सर, आप तो टीचर हैं, गुरु हैं, मतलब कहते हैं कि गुरु का जो दर्जा होता है दैट इज नेक्स्ट टू गॉड, है ना? देखिए ये जो गुरु का दर्जा ये है, मैं मानता हूँ, ये मैं पर्सनली मानता हूँ। देखिए हम यहाँ आपको रोकेंगे। हाँ। ये जो गुरु का दर्जा है, ये हमारे जब भारत था, जो निस्वार्थ भाव से जब गुरु शिक्षा देता था, अपनी पुत्रवत गुरु विद्यार्थी को मानता था, उसको उसके लिए वो फीस कमाने का जरिया नहीं था, तब वो गुरु की परंपरा दी जा रही थी। उसको आज हम लोग भजा ले तो अपने आप से पूछने की जरूरत है, वो वाले हम लोग हैं नहीं। जब हम दृश्य देखते हैं कि हम रक्षाबंधन का दृश्य देख रहे थे, तो आपका वो हाथ में हजारों राखियां बंधी हुई थी, तो पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा हुई कि भाई इस तरह का भी टीचर है, इस तरह का भी शिक्षक है समाज में। मेरी बहन नहीं है। तो आज से 8-10 साल पहले जब क्लास में एक दौर था, तो रक्षाबंधन की छुट्टी दे रहे थे, तो उसमें एक लड़की पूछी कि सर आप कब जा रहे हैं राखी बंधवाने। तो हम कहें कि हम तो घर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी बहन नहीं है। थोड़ा सा हम भावुक हो गए क्योंकि राखी का त्योहार ही ऐसा होता है। तो वो लड़की क्या की ना, गई और एक राखी लेके आई और राखी बांध दी कि सर हम लोग आपकी बहन। तो हमने तब से धीरे धीरे करते करते, शुरुआत में कभी 5 राखियां थी, फिर 10 हुई, आज 15,000 राखियां बांध दी जाती हैं। अच्छा, अब राखियां जब 15,000 बांधी जाती है तो बहनों की एक शिकायत कि आप एक साथ 10-10 लड़कियों से क्यों राखी बंधवाते हैं। तो मेरी समस्या समझे बहन लोग कि अगर हम एक एक करके राखी बंधवाएंगे, फिर आरती करेंगे, फिर वहां पे पूरी जो प्रोसेस होता है, तब तो हमको 1 हफ्ता राखी बंधवाने में ही लग जाएगा। तो इसलिए एक बार में 10-10 राखियां, और थोड़ा देर राखी बांधने के बाद हाथ इतना मोटा हो जाता है कि वो राखी बंध भी नहीं पाता है। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा फास्ट करना पड़ जाता है, मजबूरी रहती है। तो मेरा शौक है, मेरी अपनी बहन नहीं थी, तो बिहार से ही कहा गया था, मांझी ने, दशरथ मांझी ने कहा था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तोरे भरोसे बैठा होगा। तो राखी बांधने के बाद शाम में हम खुले आसमान के नीचे जाते हैं, एक बार मुस्कुरा के ऊपर वाले को देखते हैं, कहते हैं एक भी बहन नहीं दिए थे आज, आप देख लीजिए आज मेरी कितनी बहन है। दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। जनरली जब ऑफिस से शाम को मैं घर जाता हूँ, बोरिंग रोड पे, बोरिंग कैनाल रोड पे, फ्रेजर रोड पे, तो देखता हूं कि हजारों की तादाद में बच्चे जो हैं पीछे बैग लटकाए हुए
इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए या अन्य जो एवेन्यूज हैं उसकी पढ़ाई के लिए जाते हैं। मेरे मन में ये भी आता है कि ये पढ़ के सारे बच्चे बाहर यहाँ से चले जाएंगे, बिहार से अपने माँ बाप से दूर चले जाएंगे, कितने वापस आएंगे कितने नहीं वापस आएंगे, ये सोचते हुए मैं घर जाता हूँ। इस तरह का दृश्य होता है। खान सर, कभी आपको ये ऐसा फील होता है कि बिहार में कम से कम अगर 1000 में से 200-300 बच्चों को भी हम अपने घर पे रख सकें जो बिहार में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें बिहार को आगे बढ़ाने के लिए? हम लोग कई बार ये कहने लगते हैं कि हमको देश बदलना है, हमको बिहार बदलना है। काश हम लोग इस पे चर्चा करते कि हमें बिहारियों की स्थिति बदलना है। अगर हम बिहारियों की स्थिति बदल सके जो 7000-8000 पे काम कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं पूरा बिहार डेवलप हो जाएगा। हम बात करते हैं भारत बदलने के लिए, हम भारतीयों को बदलने की बात नहीं कर पाते हैं। अब आप समझिए, कोई इंसान जिसका अच्छे घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा इलाज नहीं करा पा रहा है, वो कितना सोचेगा। उसकी भी तो एक बार प्रॉब्लम समझे। और बहुत सारे बच्चे यहाँ आके काम करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग यहाँ से चले ही जाते हैं। थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमें याद है, हमारे यहाँ एक बच्चा आया था पढ़ने, उसका नाम था मिंटू कुमार, दरभंगा का रहने वाला। तो यहाँ आया पटना में और उसे इंजीनियरिंग करना था, बड़ा शौक था उसका IIT में जाना। तो यहाँ आया पढ़ने के लिए, तो घूम फिर के गया, कोई 1.5 लाख बता रहा है, कोई 2 लाख बता रहा है, घर चला गया। उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। तो कहें कि अब छोड़ दो, अब ना पढ़ पाई बाबू, अब रह दो, इतना फीस कहाँ से दियल जी हमनी के। तो उसको किसी के गांव के किसी ने बताया कि खान सर के यहाँ चले जाओ, वहां भी इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टार्ट हो गया। तो हमारे यहाँ वो पढ़ने आया, और ये पिछले साल की बात है। पढ़ने आया, बड़ा शांत स्वभाव का बच्चा था, दुबला पतला। और इस बार उसका सिलेक्शन IIT खड़गपुर में हो गया है। भारत का पहला IIT खड़गपुर में। वो हवाई चप्पल पे आया था, अब हवाई जहाज पे घूमेगा यहाँ पर। तो कई बार पैसे के अभाव में हम बहुत सारी चीजों को खो देते हैं। आप सोचिए कि यदि उसको हमारी फीस कम नहीं होती तो आज वो अपने पिताजी के साथ कहीं दिहाड़ी मजदूरी में हाथ बटा रहा होता, लेकिन आज IIT खड़गपुर में है। जब पास हुआ तो उसने एक बात बोला कि सर, वहां तो बड़ा चीजें आजकल डिजिटल हो गई हैं, तो लैपटॉप वगैरह का जरूरत पड़ता है कि सर अब कैसे करें, हम तो इतना तो नहीं है यहाँ पर। तो सोचिए कितना हद तक आप सोच सकते हैं प्रॉब्लम रहता है उसके पास। उसको ये सोचना था कि सर हॉस्टल का फीस कैसे देंगे हम। तो ऐसे बच्चों को हम लोग को पहचानने की जरूरत है। आप बस उस स्क्रीनिंग की जरूरत है। 3 करोड़ की आबादी में ऑस्ट्रेलिया इतना बेहतरीन ढंग से खोजता है, इतना बेहतरीन ढंग से मथता है कि 3 करोड़ की आबादी में से इतने बेस्ट क्रिकेटर लाता है। हर साल का लगभग वर्ल्ड कप वही ले जाता है। और हम लोग 140 करोड़ की आबादी में मथ ही नहीं पाते हैं। एक से एक अभी भी हैं लोग, बस ढूंढने की जरूरत है। हजारों अब्दुल कलाम है, बस उस वहां नजर नहीं जा रही है। ये देश कभी सूरवीरों से खाली नहीं रही। बिल्कुल। खान सर एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे लगता है कि बात मैं करता रहूं तो आधे दिन तक बात करता रहूंगा, लोग सुनते रहेंगे। इनके पास इतनी कहानियां, इतने किस्से, इतने एनेक्डोट्स हैं। खान सर, मन तो नहीं भर रहा है कि मैं आपको यहां से जाने दूं, लेकिन लगातार वहां जो प्रोडक्शन टीम है वो इशारा कर रही है। खान सर के लिए तालियां बजाइए आप लोग। धन्यवाद।